तो बच्चों अब हम सरल आवर्त गति की विशेषता के बारे में जानेंगे। सरल आवर्त गति क्या होता है, इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जब कोई वस्तु या जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करे तो उसकी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब उसकी विशेषता को हम देख लेंगे। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि सरल आवर्त गति या SHM आवर्ती गति होती है। यह आवर्ती गति होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि कण अपनी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है। इसमें या इस गति में कण अपनी माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में गति करती है। ठीक है ना। तो कण अपनी माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है। तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि कण का त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस गति में कण का त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। कण का जो त्वरण होता है सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये मैंने कैसे कहा, हमने देखा था कण का त्वरण समीकरण जो कि था अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जहां पर वाई विस्थापन है। तो मैं इससे कह सकता हूं कि अल्फा अनुक्रमानुपाती वाई। कहने का तात्पर्य यह है कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। और जो कण का त्वरण होता है वो सदैव साम्य स्थिति की ओर होता है या उसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। त्वरण की जो दिशा होती है सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। साम्य स्थिति की ओर होती है। और होती है। ठीक है। तो इस तरह से सरल आवर्त गति की इतनी विशेषताएं हैं कि यह आवर्ती गति होती है। कण या वस्तु साम्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करता है और सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है ना। और त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। अब हम देखेंगे कण की गतिज ऊर्जा, जो कि कण चूंकि सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगा, स्थितिज ऊर्जा भी होगा, और दोनों को मिला देंगे तो कुल ऊर्जा भी हम उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा SHM का गतिज ऊर्जा या सरल आवर्त गति का के अंतर्गत सरल आवर्त गति में
गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों को हम निकाल लें तो वो हो जाएगी कुल ऊर्जा। हम देखते हैं कि सरल आवर्त गति करता हुआ जो कण है या जो वस्तु है अपने माध्य स्थिति की ओर माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, तो चूंकि कण गतिमान होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी ही, ठीक है। लेकिन इसी समय कण पर प्रत्यानयन बल भी लगता है। जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उस पर प्रत्यानयन बल भी लगता है, जिसकी दिशा साम्य स्थिति की ओर होती है। और इसी साम्य स्थिति के अंतर्गत जब विस्थापन होता है वो उसमें प्रत्यानयन बल के विरुद्ध सदैव ही कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस कण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि कण में गतिज ऊर्जा भी होता है और कण में स्थितिज ऊर्जा भी होता है, और लेकिन कौन से कण में? उस कण में जो सरल आवर्त गति कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे गतिज ऊर्जा को कैसे निकाल सकते हैं हम। सरल आवर्त गति, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले गतिज ऊर्जा। इसको पहला मान लेते हैं। चूंकि कण गतिमान स्थिति में होता है और हम जानते हैं किसी भी गतिमान स्थिति में जो वस्तु या कण होता है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण में भी गतिज ऊर्जा आती है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति करता हुआ कण का वेग क्या होती है? ये होता है v बराबर ओमेगा a का वर्ग माइनस y का वर्ग का वर्गमूल। a का वर्ग माइनस y के वर्ग का वर्गमूल होता है अपने पास। तो हमको गतिज ऊर्जा निकालना है, इसलिए कण की गतिज ऊर्जा, तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग, जहां पर m क्या है? कण का द्रव्यमान है। जहां m क्या है? जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान है। जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका द्रव्यमान है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो k डॉट ई डॉट 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग। अब इस मान को रख देते हैं तो 1/2 हो जाएगा m v का वर्ग। v का वर्ग मतलब ये हो जाएगा ओमेगा a का वर्ग माइनस y का वर्ग, इसका वर्गमूल, और इस पूरे का घात 2। ठीक है, ये v का मान को हमने रख दिया। तो आगे इसको हल करें तो 1/2 m ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और a का घात 2 माइनस y का घात 2 वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पर जो वस्तु या जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा हमारे पास आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस y का वर्ग। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण।
तो जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका हमने गतिज ऊर्जा निकाल लिया है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस y का वर्ग। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगा और न्यूनतम गतिज ऊर्जा कब होगा? अधिकतम कब होगा? जब विस्थापन y का मान 0 होगा। आप करके देख सकते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो उस समय ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आएगा। लेकिन न्यूनतम कब होगा गतिज ऊर्जा? जब विस्थापन का मान a होगा, तो ये पूरा 0 होके ये गुणा में 0 हो जाएगा, तो उस समय गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी या 0 होगी। आइए चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, उसको दूसरा मान लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति के अंतर्गत अब हम देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसके त्वरण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका त्वरण हमने अभी अभी निकाला था, वो होता है अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और वाई विस्थापन है, ठीक है ना। तो जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका त्वरण तो ये होता है, त्वरण को हमने अल्फा से दिखाया है, तो अल्फा बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमको देखना है स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो कण में साम्य स्थिति की ओर प्रत्यानयन बल भी लगता है। तो कण में साम्य स्थिति की ओर, चूंकि कर लेते हैं, साम्य स्थिति की ओर कौन सा बल लगता है? प्रत्यानयन बल लगता है। प्रत्यानयन बल लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, बल को यदि हम F मान लें, क्योंकि फोर्स कहते हैं बल को, और द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान m है ये मान लेते हैं, त्वरण जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर y है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y त्वरण हो गया। तो यहां से बल बराबर हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। ये हमारा प्रत्यानयन बल है। लेकिन प्रत्यानयन बल हमेशा साम्य स्थिति की ओर लगता है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमको मध्यमान बल भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकाल लेते हैं मध्यमान बल। मध्यमान बल, और मध्यमान बल बराबर होगा प्रारंभिक बल क्या लगा है और प्रत्यानयन बल क्या लगा है। चूंकि प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में लगता है तो पहले शून्य लेंगे, फिर प्लस हो जाएगा,
इसको हम माइनस क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर y को ही हम ले सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर y पूरे का बटा हो जाएगा 2, तो ये बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर y पूरे का बटा 2, m ओमेगा स्क्वायर y पूरे का बटा 2। अब चूंकि प्रत्यानयन बल लग गया, उसके बाद मध्यमान बल भी लग गया, तो इसके विरुद्ध हमेशा काम करना पड़ता है। तो कण को y दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य हम निकाल लेते हैं। चलिए देखें। अतः कण को y दूरी विस्थापित करने में किया कार्य कण को y दूरी विस्थापित करने में किया कार्य निकाल लेते हैं, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन या दूरी। चूंकि बल क्या आ गया है m ओमेगा स्क्वायर y पूरे का बटा 2 गुणा हो जाएगा विस्थापन, चूंकि y दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपने पास y। तो हमारा कार्य निकल आएगा m ओमेगा स्क्वायर, ये y और ये y का गुणा होगा तो ये हो जाएगा y का वर्ग पूरे का बटा 2। मैंने कहा जो कण सरल आवर्त गति करता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आती है, और वो स्थितिज ऊर्जा कैसे आती है, क्योंकि हम कार्य करते हैं। y दूरी विस्थापित करने में जो हमने कार्य किया वही कार्य उस कण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो जो कार्य निकाले हैं वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अतः कण की स्थितिज ऊर्जा कण की स्थितिज ऊर्जा, कण की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास जो कार्य आया है वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर पूरे का बटा 2। तो यही हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हो जाती है m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बटे 2। चूंकि स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो P डॉट E डॉट बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर पूरे का बटा 2। ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है। गतिज ऊर्जा को हमने यदि पहला माना था तो इसको हम मानेंगे दूसरा। गतिज ऊर्जा को यदि नहीं माने होगे तो उसका आप पहला मान लेना। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बटे 2, ये दूसरा समीकरण। इसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा निकाल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं संपूर्ण ऊर्जा। अब संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा बराबर हो जाएगा जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा। तो अपने पास हो जाएगा गतिज ऊर्जा कितना आया था, आप लोग समीकरण पहला से जब देखेंगे तो वो आया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आया था, ये a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा जो अभी अभी आया था वो क्या आया था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और वो आ गया था वाई स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। जो गतिज ऊर्जा हमने निकाला वो था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो स्थितिज ऊर्जा आई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हल करें आगे, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस 1/2 m ओमेगा वर्ग y का वर्ग प्लस 1/2 m ओमेगा वर्ग y का वर्ग। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y का वर्ग प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y का वर्ग। तो ये आप देख रहे हैं चिन्ह अलग अलग हैं तो कट जाएंगे क्योंकि समान है ये, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी या संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा 1/2 m ओमेगा वर्ग a का वर्ग। ये आ गया टोटल एनर्जी। इसको आप चाहे तो T डॉट E डॉट भी कह सकते हैं, टोटल एनर्जी या संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र। इसको हम तीसरा समीकरण मान सकते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो जो कण सरल आवर्त गति करता है उसमें चूंकि गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, उसका भी सूत्र हमने निकाला। और कण चूंकि गति कर रही है तो उस पर प्रत्यानयन बल लगता है जिसकी दिशा साम्य स्थिति की ओर होती है, और उसके लिए हमेशा हमको उस बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य हमारे कण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कण सरल आवर्त गति करता है उसमें दोनों ऊर्जाएं होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और दोनों का यदि हम योगफल करें जैसे कि हमने अभी किया तो हमारे पास संपूर्ण ऊर्जा या टोटल एनर्जी का भी सूत्र निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। इसके आगे हम और इसका ग्राफीय निरूपण भी देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमने जो सरल आवर्त गति करती हुई कण का जो स्थितिज ऊर्जा निकाला, गतिज ऊर्जा निकाला, फिर हमने संपूर्ण ऊर्जा निकाला। हमने देखा जो गतिज ऊर्जा का सूत्र आया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a वर्ग माइनस y वर्ग। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और कुल ऊर्जा जो टोटल एनर्जी है उसका सूत्र आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस आधार पर हम ऊर्जा और विस्थापन के बीच ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है। चलिए देखते हैं। चूंकि कुल ऊर्जा का सूत्र आया था कैपिटल E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये कुल ऊर्जा का सूत्र आया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हम इस कुल ऊर्जा के समीकरण से ये कह सकते हैं कि जो सरल आवर्त गति कर रहा है कण उसकी कुल ऊर्जा वस्तु के विस्थापन पर निर्भर नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है, क्योंकि यहाँ पर y है नहीं तो कुल ऊर्जा y पर निर्भर नहीं करती। तो हम कहेंगे कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। अब इस समीकरण में जिसको हमने शायद तीसरा माना था,
तीसरा समीकरण हमने जो माना था, या इस तीसरे समीकरण जो कुल ऊर्जा का सूत्र है, इसमें हम जानते हैं कि चूंकि जो ओमेगा और न्यू के बीच का संबंध है 2 पाई न्यू होता है, न्यू आवृत्ति है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, इस मान को यदि हम उसमें रख दें तो इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/2 m, ओमेगा मतलब हो जाएगा 2 पाई न्यू पूरे का घात 2, a का घात 2 हो जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा 1/2 m। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 पाई का वर्ग, ये हो जाएगा न्यू का वर्ग, a का वर्ग। इस तरह से हमारे पास आ जाता है। इसको और सजा के हम लिखें तो इसको हम कह सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2m पाई का वर्ग, न्यू का वर्ग, a का वर्ग। ये 2 दूनी 4 हो गया, 2m पाई का स्क्वायर, न्यू का स्क्वायर, a का स्क्वायर। तो ये कुल ऊर्जा का सूत्र इस तरह से आ जाता है। यहां से हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो अनुक्रमानुपाती है आवृत्ति के वर्ग के, तथा हम आगे भी कह सकते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो आयाम के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों से हम, इस समीकरण से हम 2 चीज निकाल सकते हैं कि जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी कुल ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आयाम के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम देखेंगे कि जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसके ऊर्जा और विस्थापन के बीच क्या संबंध होता है और उसको ग्राफीय रूप से हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा कि हम उसको कैसे बता सकते हैं। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, यहां पर हम और कर सकते हैं ग्राफीय निरूपण, जो कि विस्थापन और ऊर्जा के बीच खींचा जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, पहली स्थिति देख लेते हैं, यदि y बराबर 0 हो तो, चूंकि जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। यदि यहाँ पर y का मान मैं 0 रख दूं तो अपने पास हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा। y का मान हमने 0 कर दिया है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर, और अभी हमने जो संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र निकाला था वो यही निकाला था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि ये कैपिटल E है। संपूर्ण ऊर्जा का यही सूत्र है जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आता है। तो हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा आई थी, पोटेंशियल एनर्जी जो आई थी वो आई थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारी कण की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र था या पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र था। हम विस्थापन को 0 कर रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से y बराबर 0 रखने पर काइनेटिक एनर्जी का क्या सूत्र आता है, वो कुल ऊर्जा के बराबर हो जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो 0 के बराबर आती है। अब हम y बराबर प्लस a/2 रख के देखते हैं। दूसरी स्थिति, स्थिति सेकंड हम देख लेते हैं। यदि y बराबर प्लस a/2,
मतलब जो कण सरल आवर्त गति कर रही है उसका यदि विस्थापन प्लस a/2 हो, पॉजिटिव में हो, a/2 हो, तो उस समय तीनों ऊर्जाएं किस तरह से होंगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, और दोनों को मिला के जो टोटल एनर्जी आएगा, संपूर्ण ऊर्जा आएगी, उसका मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। ke होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ये होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस y का वर्ग। तो यहां से a/2 रख देते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस y का मान हमने a/2 रखा है, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बटे 4। ठीक है, यदि इसको आगे और हल करें तो ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा वर्ग, इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a का वर्ग बटे 4। 3 को हम सामने भी रख सकते हैं, 3/4 को, तो 3/4 को हम पूरा निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है, ये कण की संपूर्ण ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 E, संपूर्ण ऊर्जा को हम कैपिटल E मान रहे हैं। तो इस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, वो 3/4 E के बराबर हो जाती है। इस स्थिति में अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो P डॉट E डॉट जो कि स्थितिज ऊर्जा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, ये होता है सूत्र। y का मान चूंकि हमने दूसरी स्थिति में माना है a/2, तो उसको रख दें, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, a/2 रख देते हैं, a का वर्ग हो जाएगा, सॉरी a/2 पूरा रख देते हैं, a/2 पूरे का घात 2, तो ये हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग बटे 4। ठीक है, तो अब हम यहां से मान सकते हैं कि P डॉट E डॉट क्या आएगा। P डॉट E डॉट आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो E होता है, तो E/4 हम कह सकते हैं, तो E अपान ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने दूसरी स्थिति भी निकाल ली। जब y का मान प्लस a/2 हो तो उस समय गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। अब हम तीसरी स्थिति देख लेते हैं जिसमें y का मान प्लस a रखेंगे। तीसरी स्थिति हम देख लेते हैं, स्थिति नंबर थर्ड। तीसरी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका जो विस्थापन है वो प्लस a हो। तो इस स्थिति में किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपने पास, ये होता है सूत्र 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस y का वर्ग होता है। तो यहां से हम आगे हल करें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस, आप देख रहे हैं कि y का मान हमने a माना है तो a का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब a का वर्ग में a का वर्ग को हम घटा दें तो वो शून्य हो जाता है, शून्य से इधर गुणा हो जाएगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस स्थिति में शून्य हो जाता है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर
वाई स्क्वायर। y को हमने a माना है, तो ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a का वर्ग। और ये सूत्र आप जानते हैं, ये जो है संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र है। तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है या जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो संपूर्ण ऊर्जा के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरी स्थिति भी देख लिया है। अब एक और स्थिति हम देखेंगे जिसमें हम उसको -a/2 के बराबर रखेंगे। चौथी स्थिति, स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 जो चौथी स्थिति होगी, यदि y बराबर -a/2 हो तो, y बराबर -a/2 हो तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का वर्ग माइनस y का वर्ग। इसको हल करें हम तो 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग माइनस y का मान हमने -a/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बटे 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a का वर्ग बटे 4। 3/4 को बाहर निकाल लें तो जो आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, वो e है, तो इसको हम कह सकते हैं 3/4 e। तो इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी आती है 3/4 e। अब देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर का मान हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 या बटे 4। ठीक है, यहां से हम ये तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर e है, तो e बटे 4 हो जाएगा। तो ये एकमात्र स्थिति है जिसमें दोनों के मान समान आ रहे हैं, सॉरी अलग अलग हैं, e बटे 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये मान आते हैं। स्थिति 4 तक हमने देख लिया, स्थिति 5 भी देख सकते हैं। स्थिति 5 भी देख सकते हैं, यदि y का मान -a हो तो, y का मान -a हो तो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, -a होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये शून्य हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी E के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, E के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम विभिन्न स्थितियों में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मान हमने निकाला है, इन मानों के बीच यदि ऊर्जा और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वो किस तरह से होगा, ये अब देखेंगे। चलिए देखते हैं, ग्राफी निरूपण करके देखते हैं। जो विभिन्न मान आए हैं उन्हीं मानों के आधार पर हम ग्राफी निरूपण कर रहे हैं। इधर y अक्ष है, इधर हमारा x अक्ष है ना। अब जो मान आए हैं उन्हीं मानों के आधार पर हमको ग्राफ खींचना है। ये काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी थोड़ा सा
ये इस तरह से, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, P डॉट E डॉट बोल देते हैं, और ऊर्जा को हम इस दिशा में दिखा देते हैं। ऊर्जा को हम इस दिशा में दिखा देते हैं, y अक्ष की दिशा में। ये हमने y को, ऊर्जा को इस दिशा में दिखा दिया। यहाँ पर E टोटल एनर्जी आएगी के ई डॉट, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, प्लस P डॉट E डॉट, जो कि एक नियतांक के बराबर आएगा। यहाँ पर 4 स्थितियां जो आई हैं उसको हम देख लेते हैं। 3E/4, उसके बाद आया है E/2, उसके बाद आया है E/4, E/2, E/4, और ये जो है ये शून्य है, ये हमारे पास प्लस A/2, ये प्लस A, ये माइनस A/2, और ये A इस तरह से आए हैं। और हम x अक्ष में हम विस्थापन को ले लेते हैं, x अक्ष में हम विस्थापन को ले लेते हैं, तो ये हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि हमने उसके ऊर्जा, जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच जो ग्राफ है, ऊर्जा और विस्थापन के बीच जो ग्राफ है, वो इस तरह से आ जाता है। तो ये हमारा चित्र हो गया सरल आवर्त गति में ऊर्जा विस्थापन चक्र। ऊर्जा विस्थापन चक्र, ऊर्जा विस्थापन चक्र, या ग्राफ बोल सकते हैं, ग्राफ बोलेंगे, ऊर्जा विस्थापन ग्राफ। तो इस तरह से ऊर्जा और विस्थापन के बीच हमारा ग्राफ आता है। ठीक है, तो हमने आज बच्चों बहुत सारी चीजें देखी कि सरल आवर्त गति करता हुआ कण का वेग समीकरण हमने निकाला, उनकी 2 स्थितियां देखी, फिर त्वरण समीकरण निकाला, उनकी स्थितियां देखी, फिर हमने जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र निकाला, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाला, फिर संपूर्ण ऊर्जा का भी सूत्र हमने निकाला, और अंत में उसका विभिन्न मानों को लेकर हमने ग्राफी निरूपण करके भी देखा। जो ग्राफ ऊर्जा और विस्थापन के बीच का ग्राफ है, हमने विस्थापन को x अक्ष में लिया हुआ है और ऊर्जा को y अक्ष की दिशा में लिया हुआ है, तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।